नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ जेबीकेएसएस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय कमेटी के मेंबर राजदेश रतन जी हैं और हम इनसे जेबीकेएसएस के कुछ सवालों पे कुछ हम जानना चाहेंगे कि जेबीकेएसएस जो अभी राजनीतिक पार्टी में आई है और विभिन्न मुद्दों को लेके जो बात करती है या फिर टाइगर जयराम मातो जो बात करते हैं, तो उस सब के संबंध में हम राजदेश रतन जी से जानना चाहेंगे और एक सबसे अहम बात ये है कि राजदेश रतन जी राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के बारे में इनका क्या विचार है, ये चीज़ को हम आज आपको हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और साथियों, यह वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। राजदेश रतन जी, सबसे पहले झारखंडी जोहार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में आपके सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। कि हर सभा में जेबीकेएसएस का हर सभा में टाइगर जयराम दा कहते हैं कि झारखंड में युवा नेतृत्व करेंगे और हम लोग सभी पढ़े लिखे युवा हैं। तो सभी पढ़े लिखे युवा और सभी पढ़े लिखे युवा नेतृत्व करेंगे और तो इस संबंध में आप बताइए कि अगर उस तरह का मौका मिले तो आप इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि अपने ही मुख से लोगों की अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी जो हम लोग जेबी केसेस को देख रहे हैं, उस जेबी केसेस में जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, वो सारे लोग शिक्षित हैं। हम जहाँ तक जानते हैं लोगों को, वहाँ तक लगभग सारे लोग जो हैं वो मास्टर डिग्री तक जो है कर चुके हैं। जैसे मैं एक आपके दर्शकों को संक्षिप्त अपना परिचय देना चाहता हूँ कि हमारा जो है वो इंटरमीडिएट का अध्ययन जो है वो सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से हुआ। फिर हम पटना यूनिवर्सिटी से जो है वो फंक्शनल इंग्लिश ऑनर्स किए और बाद में हमने एमबीए का अध्ययन किया मार्केटिंग में और एचआर में। और इस तरह के आपको सैकड़ों युवा मिल जाएंगे जेबी केसेस में, जो सारे लोग जो हैं वो आंदोलन के साथ हैं। और ये जो हम लोग अब अपकमिंग टाइम में राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं, इस राजनीतिक दल के साथ भी इसी तरह के सारे शैक्षिक और शिक्षण प्राप्त किए हुए लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं। तो पहला आपका जो ये है वो हमको लगता है कि उत्तर मिल जाना चाहिए कि जो जी, बिल्कुल, बिल्कुल मिल गया है। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि हर बार जो बात होती है कि 1932 खतियान, विस्थापन नीति, ये सब। चलिए आप अभी जो है 81 विधानसभा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपने सीट ला लिया, आपकी सरकार बन गई, लेकिन आप इसको विस्थापन नीति को कैसे डिफ़ाइन करिएगा या 1932 को आप कैसे डिफ़ाइन करिएगा? थोड़ा इस संबंध में आप लोगों को बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे हैं। आपके द्वारा जो प्रश्न है ये बेहद उचित है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1932 के आधार पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग नौकरी की माँग कर रहे हैं। ये गलत है। इसको स्पष्ट रूप से समझना है कि 1932 के आधार पर हम लोग जो है वो यहाँ के पहचान की माँग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ की स्थानीयता की माँग कर रहे हैं। हम लोग कौन हैं? हम लोग झारखंडी हैं, ये 1932 के आधार पर हम लोग डिफ़ाइन करने की बात कर रहे हैं। दूसरा आपका जो जवाब है ये बहुत सारे लोगों का कि जो बहुत सारे ऐसा जगह है झारखंड में, ऐसे ज़िले रहे हैं जहाँ 1932 में वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था, उसका अस्तित्व नहीं था। तो उस स्थिति में 1950 में भी सेटलमेंट हुआ और 1964 में भी सेटलमेंट हुआ। तो हम लोगों का हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं कि अंतिम सबसे सेटलमेंट जो है वो 1964 पर हुआ है। तो 1964 में जो सेटलमेंट हुआ है उसके आधार पर जो है वो झारखंडी लोगों को जो है वो नियोजन नीति तैयार किया जाए। कम से कम 1964 का एक पैमाना है जहाँ से नियोजन नीति को तय किया जाए। बाकी 1932 हो गया, 1950 हो गया, ये सारा जो है वो स्थानीय नीति और झारखंडी को परिभाषित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो। सत्ता में आते हैं तो। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आपका जो क्षेत्र है, आप राजधनवार आपका पैतृक गाँव है, राजधनवार क्षेत्र। तो राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपका क्या राय है? क्या आप राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से जेबीकेएसएस अगर आपको टिकट देती है, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? या उस क्षेत्र के बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जेबी केसेस में मेरे जुड़ने का मतलब था आंदोलन। हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी भाषा आंदोलन से, उसके बाद धीरे-धीरे इसका रूप जो है थोड़ा-सा बदला और हम लोग फिर नियोजन नीति के ऊपर आए, फिर हम लोग विस्थापन नीति के ऊपर आए और फिर हम लोग स्थानीय नीति के ऊपर आए। धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। लेकिन अब एकदम पूरी तरह से ईमानदारी से मैं आपके कैमरे में ये बात बताना चाहता हूँ कि जब हमने इसकी शुरुआत की थी हम लोगों ने, तो कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग राजनीतिक कदम को भी इसको लेकर के बढ़ाएँगे या कोई पार्टी का निर्माण करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हुआ कि बहुत सारा आंदोलन होने के बाद सरकार
के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और बेरोजगारी जो है वो बेतहाशा आप देख रहे हैं कि रोज बढ़ रही है, रोज नए फॉर्म की घोषणा की जाती है। हमको तो कभी कभी लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यही काम है कि हर रविवार को शाम को वो सोच करके रखते हैं और सोमवार को वो घोषित कर देते हैं कि इतना हजार शिक्षक की बहाली होगी, इसकी बहाली होगी, उसकी बहाली होगी, और शनिवार तक फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इस स्थिति को देख करके क्या हो रहा है कि युवाओं में, बेरोजगारों में बेहद निराशा है। और जब हम लोगों ने देखा कि सरकार का इसके प्रति कोई भी सकारात्मक रवैया नहीं है, तब हम लोगों ने बाध्य होकर के ये निर्णय लिया कि अब हम लोगों को राजनीति में आना होगा। और ये तब निर्णय लिया गया। इसलिए तो आप क्या धनवार से चुनाव लड़ेंगे या जॉब में अप्लाई करेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात है ना कि आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर यदि इस तरह का लगातार प्रॉब्लम रहा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई नौकरी ले लेता है, तो समस्या में बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस राज्य के सबसे बड़े पंचायत विधानसभा में बैठ करके नीतिगत नियम का जो है वो बनाया जाए, ताकि ये जो समस्या है, बेसिक जो एकदम बुनियादी समस्या है बेरोजगारी का, इसको हम लोग यहाँ से जितना हद तक हो सके खत्म कर सकें। तो अगर यदि पार्टी ऐसा निर्णय लेती है या कार्यकारिणी समिति या कोर कमेटी ऐसा निर्णय लेती है कि मुझे उम्मीदवार के रूप में राजधनवार में जाना है, तो वो तो निर्णय कोर कमेटी की होगी और उसके सारे निर्णय का हम लोग सम्मान करेंगे। यानी कि आप चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो स्पष्ट रूप से हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये कोर कमेटी का निर्णय होगा। चुनाव लड़ने के लिए तो हम जेबी केसेस में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर यदि चुनाव लड़ने की बात आएगी, चूंकि ये लड़ाई है, तो आप अगर चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आंदोलन करना, हल्ला करना सड़क पर, ये बहुत आसान है। लेकिन आप जब चुनाव में आते हैं और जीत करके जाते हैं, तभी आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं। देखिए, एक अहम बात ये है कि अगर राजधनवार विधानसभा से जेबी कैसेस जो है आपको चयन करती है, टिकट देती है, तो आप किन मुद्दों को लेके आप धनवार में पहुँचेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों का जो बेसिक मुद्दा है, वो पहले भी हम बता चुके हैं। बुनियादी मुद्दा हम लोगों का 1932 के आधार पर झारखंडियों का डेफिनेशन, ये पहचान। दूसरा जो है वो यहाँ का नियोजन नीति। और तीसरा जितने भी बेसिक्स प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें से आपको हम बता दे रहे हैं कि वहाँ का सड़क का जो दुर्दशा है, वहाँ की बिजली की जो दुर्दशा है, और समय बदल रहा है। समय के हिसाब से क्या होता है कि जब आप नए लोगों का चयन करते हैं, तो अब हम लोग चाहते हैं कि राजधनवार पुराने व्यवस्थित तरीके से नहीं चल करके, और जो सबसे नयापन, जैसे कि राजधनवार के क्षेत्र में जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी की ज़रूरत है, जहाँ पर बच्चे जमा होकर के पढ़ सकें। ऐसे बहुत सारे अभी भी लोग हैं, जहाँ तक रिचार्ज करवाना या मोबाइल उनके लिए खरीद पाना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर यदि हमारा वहाँ लड़ाई अगर यदि होती है दूसरे लोगों से, तो सबसे पहले जो है वो मेरा ये पहला प्राथमिकता होगा कि हम लोग वहाँ पर जाएँ, और जो सबसे नया चीज़ है, ये घिसा-पिटा मुद्दा पर हम बात नहीं करेंगे। जो सबसे नया चीज़ है, जैसे वहाँ पे लाइब्रेरी होने की ज़रूरत है, उसके बाद वहाँ पे सड़कों का बेहतर निर्माण होने की ज़रूरत, बिजली नहीं रहती है, बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते हैं, और सारी सुविधाएँ ऐसी हैं, जैसे कि आप लेकर के चलिए, राजधनवार जो है वो एक कृषि बहुल क्षेत्र है। कृषि बाउल से। और वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आज तक हमको, जब से मेरी उम्र यहाँ तक हुई है, हमने कभी नहीं देखा है कि सरकार के तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो है वो किसानों को ट्रेनिंग करने के लिए कोई कैंप तक भी लगाया गया हो। तो सोच नई होगी, डिजिटलाइज भी होगी और ज़मीनी भी होगी। लाइब्रेरी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पता चला है कि एसडीएम के द्वारा, खोरी महुआ अनुमंडल अधिकारी के द्वारा वहाँ जो है सो लाइब्रेरी खोला गया है। नहीं, अगर यदि उस तरह का लाइब्रेरी खोला गया है, तो हम तो ज़रूर आपसे कहेंगे कि आप उसका पता करिए कि क्या वो डिजिटलाइज़ लाइब्रेरी है या फिर लाइब्रेरी के नाम पर औपचारिकता है। क्योंकि आज अगर यदि बच्चे का कॉम्पिटिशन या प्रतियोगिता की आप बात करें, तो वो नेशनल लेवल पर लड़ रहा है, और आपको सुविधा, आप जैसे मान लीजिए अगर यदि कहीं जो है वो एडवांस गन है और आप अगले को लाठी दे देंगे लड़ने के लिए, तो वो लड़ाई नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा है कि लाइब्रेरी सिर्फ मुद्दा नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी होना ज़रूरी है। डिजिटल लाइब्रेरी होना। चलिए, एक अंतिम सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे, कि देखिए जेबी केसेस में बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि जेबी केसेस में टाइगर जयराम महतो यानी कुर्मी परिवार से हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग कुर्मी हैं, महतो परिवार से हैं, और सारे बहुत से लोग इसको जातीयता का नाम जो दे रहे हैं। जेबी केसेस एक जातिवाद की पार्टी है। आप इस पे क्या कहते हैं? आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक बात तो रहा है, चुनाव को लेकर के या राजनीति को लेकर के जो है वो जातिवाद न सिर्फ झारखंड, बिहार में, बल्कि पूरे भारत में होता है। इसमें कोई शक नहीं है।
और हम ऐसा मानते हैं कि जेबी केसेस का ये जो लगा हुआ था पहले तमगा कि नहीं ये महतो की पार्टी, ये तब तक थी जब धनबाद में अधिवेशन हम लोगों का हुआ था। लेकिन जब हजारीबाग में बेतहाशा उसी प्रकार का भीड़ और लोगों की चाहत जो है वो उमड़ी है, तो वो उस बात को पूरी तरह से तोड़ देता है कि ये किसी एक जाति और वर्ग विशेष की पार्टी है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे हम लोगों का जो केंद्रीय कार्यकारिणी में जितने भी सक्रिय सदस्य हैं वो सारे अलग-अलग वर्ग के लोग हैं, अलग-अलग जाति के लोग हैं। तो ये महज एक ठो लोगों के लिए कहने के लिए बच गया है, हमारे जो विपक्ष में हैं, उन लोगों को ये कहने के लिए एक मिला हुआ है कि नहीं ये महतों की पार्टी या एक विशेष जाति की पार्टी है। ये जिस तरह से आप अभी गिरिडीह में, डुमरी में कार्यक्रम हुआ, वहाँ जाकर के आप देखते, जिस तरह का जनसैलाब आया था, वहाँ पर सभी जाति वर्ग के लोग थे। तो ये स्पष्ट रूप से अब हो गया है कि जेबी केसेस को जो है और टाइगर जयराम महतो को जो है वो सारे जातियों के द्वारा एक आने वाले समय का मुख्यमंत्री के रूप में अपना लिया गया। राजदेश रतन टाइटल से कुछ तो समझ में नहीं आता है। आप ये डिफाइन करिए कि आप किस जाति से हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले अपने टाइटल से इसको डिफाइन करना नहीं चाहते हैं और सच ये है कि जातिवाद पर चूँकि मेरा कोई कभी भी बढ़िया स्टैंडिंग नहीं रहा, इसको हम समझ नहीं पाए हैं और जातिवाद नहीं, सही बात है, लेकिन आप लोगों को तो जानना चाहिए कि जेबी केसेस के आप केंद्रीय कमेटी के मेंबर हैं, तो आप भी कहीं कुर्मी महतो में तो नहीं हैं? नहीं, हम बताना चाहते हैं कि हम एक सामान्य वर्ग के लड़के हैं, इसलिए अब इस बात को स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में आना चाहिए कि हम सामान्य श्रेणी में आते हैं। सामान्य श्रेणी में आते हैं। ये लोगों को जानना चाहिए, चूँकि देखिए जेबी केसेस में लोग जो कुर्मी और जातिगत करता है, तो उसमें ये भी पता चले कि जादव भी है और एमडी भी है और सामान्य भी है। तब ना लोगों को पता चलेगा कि जेबीएसएस सभी लोगों को मिला के चल रही है। बिल्कुल, स्पष्ट रूप से हम बता देना चाहते हैं कि हर वर्ग के लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और 2024 में स्पष्ट रूप से लोगों के जो हम लोगों के खिलाफ ये साजिश करके इन चीज़ों को बोलते हैं कि जातिगत व्यवस्था पर ये पार्टी आधारित है, ये सारा भ्रम टूटेगा और एकदम स्पष्ट रूप से जो है वो हम लोग सत्ता में आएँगे, क्योंकि पूरी तरह से ये जो है ना सरकार विफल रही है, हर मुद्दे पर विफल रही है। चलिए ठीक है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए आईना प्लस के साथ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह जो जेबी केसेस का जो बार-बार एक सवाल उठता था कि ये जो पार्टी है वो जातिगत में बंधी हुई है और यहाँ जो बार-बार टाइगर जयराम दा कहते हैं कि यहाँ युवाओं का जो फ़ौज है वो पढ़े लिखे युवाओं का फ़ौज है। हम उन्हीं केंद्रीय कमेटी मेंबर में राजदेश रतन जी को मैंने आज आपके साथ रूबरू कराया। कैसा लगा या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जोहार।